हेलो बच्चों, वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लाया हूँ यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ पेपर में आए हुए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जो कई बार रिपीट हो रहे हैं, लगातार पेपरों में आ रहे हैं। तो 2024 का जो पेपर है तो उसके पहले लेक्चर अपलोड हो जाएगा और आपका इस लेक्चर आप जब ये देखेंगे ना तो भाई उसके बाद काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जितने भी लिखूंगा क्वेश्चन, ये या तो बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, अगर आप उनको देख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप उसका आंसर बहुत आराम से वहां पर कर लेंगे। और एक क्वेश्चन की बारंबारता मतलब फ्रिक्वेंसी कई बार है, मैं सन यहाँ नहीं लिख रहा हूं, मगर ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहले मैं लगातार सॉल्व कराऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद एक जो हेडिंग वाले क्वेश्चन है वो बहुत थ्योरी वाले क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, मगर जो समझाने वाले क्वेश्चन है वो सारे बताऊंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेरे पास पहले क्वेश्चन की। लिखा है मेरे पास 400 ml सोल्यूशन है, ठीक है। आपको कोई सोल्यूशन दिया गया है जिसका वॉल्यूम आपको गिवन हो गया 400 ml और उसमें 7 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व, मतलब आपके पास 400 ml सोल्यूशन है, यानी पूरा वॉल्यूम गिवन है और 7 ग्राम NaOH डिसॉल्व है। तो मोलैरिटी फाइंड करनी है। देखो, मैं किसी भी ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन नहीं लिखूंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा, जो ऑप्शन आएगा, जो मेरा सोल्यूशन आएगा भाई उसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। देखो भाई क्या लिखा है, अगर आपको मोलैरिटी यानी मोलरता, ठीक है, अगर आपको मोलैरिटी यानी मोलरता का फॉर्मूला पता है तो ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। ये आपके पास मोलरता का फॉर्मूला होता है। ऊपर मोलों की संख्या होती है, बटे में डिवाइड में विलियन का आयतन काहे में होता है, लीटर में होता है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाए और वॉल्यूम पता लग जाए इन लीटर में, तो आप आराम से निकाल सकते हैं उसकी मोलरिटी। अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, खुद सोचिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स निकालने के लिए होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मतलब वेट, जितना वेट आपको दिया है, तो अगर आपको मोल्स लिखने हैं तो 7 ग्राम वेट दिया गया, तो 7 ग्राम तो मैंने यहाँ लगा दिया, और जब मैं इसमें NaOH के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा तो ये निकलेगा NaOH के मोल। तो इसका NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, तो अपॉन में 40 हो गया। अपॉन में देखिए मैंने क्या करा यहाँ पर, अब यहाँ पर 400 ml सोल्यूशन है, तो 400 ml है, इसको मैं लगाऊंगा लीटर में, आप 1000 का यहाँ डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 4 इंटू 1000 ऊपर चला गया मेरे पास और 40 इंटू 400 नीचे आ गया। देखो भाई 1 2 3 1 2 3, आंसर मेरे पास हो गया 1/4। तो जहां पर 1/4 दिया हो, जहां पर 1/4 दिया हो या 0.25 करके आपका दिया होगा, वो आंसर आपका सही होगा। ये मेरे पास पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्या लिखा है भाई, इस तरह के क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो भाई मेरे पास कोई अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट, अब वो फर्स्ट ऑर्डर का पूछ सकता है, सेकेंड ऑर्डर का पूछ सकता है, थर्ड या जीरो ऑर्डर का, ठीक है। तो जब भी आपसे कभी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछेगा तो पहले आप देखेंगे कौन सा ऑर्डर चल रहा है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। तो हम लोग लिखेंगे रेट ला, दर समीकरण लिखते हैं, तो वो होता है dx अपॉन dt। ये तो रेट हो गया, बराबर एक रेट कांस्टेंट होता है, बराबर में क्या होता है बेटा, रेट कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर के मैंने लिख लिया, क्या लिख लिया मैंने, के लिख लिया, ठीक है। अब चूंकि ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर का है तो यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे कंसंट्रेशन सांद्रता, उसकी पावर में क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, बस। अब आप जो फर्स्ट था, अगर सपोज करो ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का होता तो मैं यहाँ a की पावर में 2 लगा लेता। अब आप देखिए dx अमाउंट होता है, dx क्या होता है, अमाउंट, तो ये हो गया मोल पर लीटर में इसका यूनिट हो गया। dt मैंने सेकंड में लगा लिया, के ऐसे रहेगा, ये भी तो अमाउंट होता है, तो मोल पर लीटर की पावर 1 लगेगा, क्या लगेगा, 1। अगर यहीं पर ये सेकंड ऑर्डर का होता तो मैं यहाँ पावर 2 करके सॉल्व करता। फिलहाल ये मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, सेकंड की पावर 1 ऊपर चली जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा सेकंड इनवर्स। अगर आपका समय सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स आएगा, अगर आपका समय मिनट में है तो बेटा किस में आएगा, मिनट इनवर्स में आएगा, ठीक, बना लीजिए। देखो भाई थर्ड नंबर पे क्या दे रखा है, पूछ रखा है ये भाई कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, तो भाई देखो ये प्राइमरी एमीन है
और क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। तो ये बड़ी फेमस रिएक्शन है जो कई बार पूछी गई है। ये मेरे पास कार्बिल एमीन रिएक्शन है। किसी भी प्राइमरी एमीन की रिएक्शन अगर मैं क्लोरोफॉर्म और KOH से कराऊंगा तो उसका जो NH2 ग्रुप होगा वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NC में, आइसोसाइनाइड बन जाता है। और ये एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड, बहुत खराब सी स्मेल आती है और बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन, इसका नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जहां पर आपका टिक लगेगा कार्बिल एमीन, वो आंसर सही होगा। चौथे नंबर पे क्या है? द बेस ऑफ RNA। भैया सीधी सी बात है, RNA के बेस और DNA के बेस खूब पूछे गए हैं। तो मैं जरा बता दूं, उसने तो RNA के पूछे हैं। तो मेरे पास 5 बेस होते हैं, मेरे पास 5 बेस होते हैं। कौन कौन से 5 बेस होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। तो भाई DNA में होता है एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमीन होता है, गुआनिन होता है। ठीक है, बस यहाँ पर थायमीन है, बस वहाँ थायमीन के बदले आप यूरेसिल कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब एडेनिन होता है, साइटोसिन, यूरेसिल और गुआनिन। अगर ये 4 बेस हैं, अगर ये 4 बेस हैं तो ये चारों RNA में है। मैं फिर से बोल देता हूँ, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। अगर यूरेसिल हट गया, थायमीन आ गया तो वो मेरे पास DNA हो जाएगा। अगर थायमीन हट गया, यूरेसिल आ गया तो वो मेरे पास RNA हो जाएगा। बना लीजिए, जिसको बनाना फटाफट वीडियो पॉज करके। अब देखो 3 क्वेश्चन ये मेरे पास लिखे हैं, इसमें मेरे को ऑप्शन लिखने पड़ गए। ठीक है, अब ये है क्या लिखा है? कार्बिल एमीन रिएक्शन। देखो कितनी बार रिपीट होके आ रहा है। इसके पहले हम लोगों ने अभी कार्बिल एमीन देखा था और फिर से रिपीट होके आ गया कि कार्बिल एमीन रिएक्शन नॉट गिवन बाय। कह रहे हैं मतलब कौन सा कार्बिल एमीन नहीं देता? तो मैं बता दूं, कार्बिल एमीन केवल प्राइमरी एमीन देता है। कौन देता है मेरे भैया? प्राइमरी एमीन देता है, बाकी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन नहीं देते हैं। तो उसने पूछा कौन सा नहीं देगा, तो भाई ये देखो प्राइमरी एमीन कैसे पहचानते हैं? NH2 होगा, जहां जहां NH2 होगा प्राइमरी एमीन ये दे देगा, ये दे देगा, यहाँ पर भी एरोमेटिक एमीन ये भी दे देगा। देखो यहाँ NH आ गया, ये कार्बिल एमीन रिएक्शन नहीं देगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, अब देखो फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या रिपीट हो गया? एब्सेंस इन DNA, मतलब DNA में क्या एब्सेंट होता है? ठीक है, तो DNA में भैया यूरेसिल नहीं होता। भैया DNA में क्या नहीं होता? यूरेसिल। तो बी ऑप्शन आपका सही है कि DNA में अगर यही पूछता कि भाई RNA में क्या नहीं होता है, तो RNA में थायमीन नहीं होता। ठीक है, 7 नंबर। फिर देखो रिपीट हुआ, क्या क्वेश्चन रिपीट हुआ? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बस जहां पर उसने फर्स्ट ऑर्डर बोला था वहां पे उसने क्या बोल दिया? 0 ऑर्डर बोल दिया। तो मैं फिर से रेट ला लिखूंगा, तो dx/dt = k। अब की बारी में a की पावर में क्या लगा दूंगा? 0। अगर पावर 0 है तो रिएक्शन किस ऑर्डर की है? 0 ऑर्डर की है। इसका यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर हो गया, अपॉन में सेकंड हो गया, और k पावर 0 मतलब वैल्यू 1। तो यही जो यूनिट बनेगी तो क्या बनेगा? लीटर नीचे आके फिर ऊपर जाएगा तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये जो यूनिट बनेगी किस ऑर्डर की बनेगी? 0 ऑर्डर। बनाते जाइए फटाफट जल्दी से इसको। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हैं, जिसमें मैं उचित समझूंगा उसमें ऑप्शन लिखूंगा, और जिसमें मुझे लगेगा बिना ऑप्शन के मेरा काम चल जाएगा वो मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है भाई, और ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, कई बार पेपर में पूछे गए। ठीक है, क्या लिखा पढ़िए? द प्राइमरी OH, ठीक है, इन ग्लूकोज। भाई कह रहा है ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने प्राथमिक OH होते हैं? तो मैं जरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो ये मेरे पास ऊपर होता है CHO, बीच में होता है CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड, नीचे होता है CH2OH। देखो भैया जो कार्बन, भाई ये तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये कौन सा ग्रुप हो गया? एल्डिहाइड। ये तो OH है नहीं, बीच में सारे OH जो लगते हैं, बीच में जितने भी OH लगेंगे वो प्राइमरी नहीं बल्कि कौन से होंगे? सेकेंडरी होंगे। ठीक है, तो जो किनारे लगा हुआ है, ये जो किनारे लगा है ना CH2OH, ये मेरे पास प्राइमरी OH है। तो ग्लूकोज में अगर पूछेगा प्राइमरी OH कितने हैं तो मैं आंसर 1 लिखूंगा, जहां ऑप्शन 1 दिया होगा वो मैं टिक लगाऊंगा। ठीक है, अगर यही पूछता कि ग्लूकोज में सेकेंडरी OH कितने हैं तो मैं आंसर 4 लिखता, क्योंकि होल 4, OH का होल 4, बीच में 4। अगर पूछता ग्लूकोज में कितने टर्सरी OH हैं तो मैं आंसर 0 लिख देता। ठीक है ना। अब देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक का 4 कंपाउंड लिख देगा और पूछेगा कौन सा हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो जिन कंपाउंडों में मोस्टली मेथिल कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है, जिन कंपाउंडों में मोस्टली कौन सा ग्रुप होता है? मेथिल कीटोन। ये क्या होता है? RC डबल बॉन्ड, मोस्टली इतना ग्रुप। ठीक है, बल्कि यहाँ पर R के बदले यहाँ CH3 होना चाहिए था। ठीक है, मेथिल कीटोन जहाँ देगा वहां पर मेरे पास जिसमें CH3CO होगा
वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो देखो भाई पहले वाले में मेरे को COCH3 मिल गया, तो ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। फिर देखिए द प्रोडक्ट ऑफ कार्बिल एमीन रिएक्शन, ले भाई कितनी बार आ गया, मेरा लगता है अभी ये 54 मैंने लिखा है कि कार्बिल एमीन का प्रोडक्ट, भाई कार्बिल एमीन प्राइमरी एमीन भी लगती है, और उसका जो NH2 होता है वो हमेशा NC में, मतलब जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है आइसोसाइनाइड। तो जहां पर आपका लिखा होगा आइसोसाइनाइड वहां पर आप टिक लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है 11 नंबर में, क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट सबने पढ़ा होगा, वेग स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। रेट कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। और कह रहा है टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं आर्रीनियस इक्वेशन पढ़ी होगी, सभी लोगों ने क्या पढ़ी होगी, आर्रीनियस इक्वेशन बेटा पढ़ी होगी। तो उसका फॉर्मूला होता है K = A E⁻⁸ और ये इक्वेशन हमको ये बताती है, मैं डायरेक्ट अभी बताऊंगा कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। जैसे मान लो मैं कोई रिएक्शन पहले 25 पे करा रहा था, तो इसका रेट कांस्टेंट कोई होगा K, ठीक है। अगर मैं इसी रिएक्शन को 35 पे करा दूं, कितने पे करा दूं, 35, तो जो पहले वाला K होगा और जो बाद वाला K ज्यादा हो जाएगा। मतलब सीधा सा समझिए कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना वैसे वैसे रेट कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक जो होता है ना उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। बना तो यही है, सारे ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन है अभी। अब ये देख भाई एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत बार रिपीट हुआ भाई यूपी बोर्ड में, कह रहा है कि मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, आप आंसर चाहे तो रट सकते, 55 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है, मगर मैं निकाल के दिखाता हूं कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होती। कुछ नहीं दिया भाई, डाटा में कुछ नहीं दिया है, केवल कह रहा है, बस गाना गा दिया उसने, शुद्ध जल की मोलरता बता दो। लिखा है, मैंने लिख दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यार, आंसर भी आप रट के कर सकते हैं 55 पर, मगर मत रटिए, समझिए। देखो भाई मेरे पास मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर में। यानी ऐसे बोल सकते हैं, आपको जब कुछ नहीं दिया है तो आप वाटर की डेंसिटी का इस्तेमाल तो जरूर करेंगे, ठीक है। वो क्या होती बता रहा हूं, पहले जरा इसको और तरीके से समझ लेते हैं। मोलरता का मतलब ये है कि भाई 1 लीटर सोल्यूशन आपके पास है, ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन है, उसमें किसी सब्सटेंस के जितने मोल घुले होते हैं। मतलब अगर आपके पास 1 लीटर विलियन है, अगर आपके पास 1 लीटर विलियन है, उसमें जितने मोल प्रेजेंट होते हैं आप उसको निकाल लो, बस वही उसकी मोलरता होती है। मतलब आपके पास 1000 ml, ये भी बोल सकता हूं मैं 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 ml होता है ना। तो 1000 ml सोल्यूशन आपके पास है, उसमें किसी सब्सटेंस के जितने मोल आएंगे उसको भी मैं क्या बोल सकता हूं, मोलरता बोल सकता हूं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन, मतलब आपके पास सिंपल बात समझिए, 1000 ml आपके पास सोल्यूशन था, 1000 ml सोल्यूशन था, उसमें आप देख लो, ढूंढ लो भाई पानी के कितने मोल हैं, 1000 ml में जितने मोल होंगे वही मोलरता हो जाएगी, ठीक है ना। अब 1000 ml को और क्या कर सकते हैं भाई, देखो पानी की डेंसिटी दी नहीं है, मालूम होनी चाहिए, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। मतलब 1 ml का वेट 1 ग्राम होता है, तो डेंसिटी पानी की 1 होती है। अच्छा, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो मालूम होगा ना। अब डेंसिटी आपकी 1 हो गई, डेंसिटी क्या हो गई, 1 हो गई, तो ये m अपॉन v हो गया, यानी v बराबर m, मतलब जो मास होगा वही वॉल्यूम होगा, जो मास होगा वही वॉल्यूम होगा, जो मास होगा वही वॉल्यूम होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब आपके पास आपको देखना क्या होता है, 1000 ml में मोल ढूंढने हैं, 1000 ml में जो मोल प्रेजेंट होंगे समझ लीजिए वही मोलरता होगी। तो भैया 1000 ml अगर बोलोगे तो उसको आप 1000 ग्राम भी तो बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम पानी है, 1000 ग्राम पानी है, 1000 ग्राम पानी बोल सकते हो, 1000 ml बोलो। जब मैंने कहा वॉल्यूम बराबर मास आ गया, वॉल्यूम बराबर मास आ गया, वॉल्यूम बराबर मास आ गया, तो 1000 ml का मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा। तो आपके पास पानी कितना है, 1000 ग्राम, ठीक है। पानी कितना है, 1000 ग्राम है पानी। अब इस 1000 ग्राम में मोल निकाल लो, बस काम खत्म। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट 1000 ग्राम है और पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18, ये मैं मोल निकाल रहा हूं, ठीक है। 1000 ग्राम सैंपल था, उसमें मोल निकालने, मोल का मतलब होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट 1000 ग्राम है, मतलब बस डेंसिटी से मैंने ml को
ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 55.55 समथिंग आंसर। बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, आएगा पेपर में, ठीक है। अब लिखा है टेस्ट ऑफ प्राइमरी मीन, ये ले भाई कार्बिल एमीन फिर से आ गया। किसी भी प्राइमरी इमीन को चेक करने के लिए, किसी भी प्राइमरी इमीन को चेक करने के लिए मैं बस क्या देता हूं, कार्बिल एमीन रिएक्शन कराता हूं। उसमें डालूंगा 2-4 बूंदे क्लोरोफॉर्म, 2-4 बूंदे NaOH, एक बड़ी दुर्गंध सी स्मेल आ जाएगी, बड़ी खराब स्मेल आएगी, बैठ नहीं पाएंगे आप वहां पर, तो बस चेक हो जाएगा। यानी प्राइमरी इमीन का टेस्ट किससे होता है, कार्बिल एमीन रिएक्शन से। अब देखें भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। ले भाई बड़ा फेमस क्वेश्चन, ये बगल में पॉज करके बना लेना, ठीक है। मेरे पास जगह कम है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, भी डिजिटल नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो मेरे को ऐसा रफ करना पड़ता है, ठीक। अब इधर देखो भाई ध्यान से, आएगा वो भी आ जाएगा। तो देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव, भाई कैनिजारो रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में तो कम आती, टिप्पणी में बहुत आती भाई, ठीक है। जिनके पास अल्फा ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा एच नहीं होता है, क्या नहीं होता है बेटा, अल्फा एच नहीं होता है, वो देता है कैनिजारो रिएक्शन। क्या देता है बेटा, कैनिजारो रिएक्शन। तो अल्फा एच देखें भाई, अब उसने ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ट्राईमेथिल एसिटाल्डिहाइड पहला ऑप्शन है। कौन सा नहीं देता, कौन सा नहीं देता, देखो भाई एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला ये होता है। और जब यहाँ पर उसने ट्राईमेथिल कर दिया तो यहाँ पर एक भी देखो अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन तो है, मगर किसी पर अल्फा एच नहीं है, मतलब ये कैनिजारो दे देगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, ले भाई एसिटाल्डिहाइड मिल गया। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO, यहाँ 3 अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है, तो ये अल्फा एच लिए बैठा है, तो कैनिजारो नहीं देगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो है वो B सही हो जाएगा। यानी कौन सा नहीं देता है, तो एसिटाल्डिहाइड कैनिजारो नहीं देता है। बनाइए फटाफट जल्दी से इसको। अब ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट रह गया, उसके बाद मैं छोटे छोटे पॉइंट्स वाले बताऊंगा जो आते हैं। अब देखो भाई क्या लिखा है, कह रहा है एमाइड, एमाइड को एमीन में बदलने के लिए 4 ऑप्शन दिए होंगे भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, हाफ मैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं किसी एमाइड की रिएक्शन, ये मेरे पास एमाइड होता है बेटा CONH2, ठीक है, इसमें डालता हूं मैं ब्रोमीन डालता हूं और NaOH डालता हूं, ठीक है। ब्रोमीन प्लस क्या डालना है, NaOH, ठीक है। हाफ मैन ब्रोमाइड में दूंगा तो यहां से CO हट जाता है, क्या हट जाता है, CO फिसल लेता है यहां से, तो क्या बन जाता है, प्राइमरी एमीन बन जाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन टिक होगा उसका नाम होगा हाफ मैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन, ठीक है। अगला क्या है, भैया बहुत आजकल पूछ रहा है भाई, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। देखो भाई हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है बता दूं, बेंजीन के ऊपर होता है SO2Cl, क्या होता है, SO2Cl, नाम इसका क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड नाम है। किस काम में आता है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन के मिक्सचर को अलग करने के काम में आता है। किस काम में आता है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन के मिक्सचर को अलग करने के काम में आता है, ठीक है ना। अच्छा, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैप्पा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को। मेरे पास विशिष्ट चालकता का मात्रक पूछ रहा है, क्या है, विशिष्ट चालकता। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला करा होगा कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि जो R होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है ना, ये लेंथ के डायरेक्टली होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है वो जितना लंबा तार ले लोगे उतना ज्यादा प्रतिरोध, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज्यादा होगा तो ये कम, दोनों को मिला लो अगर, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। फिर आप एक कांस्टेंट लगाएंगे R बराबर रो L/A। यहाँ पर R जो होता है वो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, जो रो है वो है विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा जो होगा वो विशिष्ट चालकता होगी, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, इसी का उल्टा करना है। तो मैं क्या करूं, पूरे को देखो भाई, R रेजिस्टेंस है, ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालकता। तो बस मेरे को 1/ρ का यूनिट बताना है, क्या बताना, 1/ρ का यूनिट, ठीक है। तो रो भाई इधर लिया, तो 1/ρ इजिकल तो R इधर आ गया, L/A, अब बस लगा दे, अब लगा दे ये 1/ρ, यही 1/ρ जो है ना, यही मेरे पास कैप्पा होता है। क्या होता है, कैप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लगाओ भाई ओम, यहाँ तो ओम लग गया, ठीक है, और ये हो गया सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, दिख रहा है भाई, यहाँ पे दिख रहा है। अब बस सेंटीमीटर से कट गया तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पर ये इसका
जो वहां पर ऑप्शन दिया होगा ना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, आप वहीं पर अपना आंसर टिक मारेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो भाई मैं इसको रफ कर देता हूं, जगह की कमी होने की वजह से ये मेरे पास भाई जगह की बहुत कमी है भाई, जगह की बहुत कमी है, बहुत कष्ट है। देखो भाई अब यहाँ पर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स। ये भाई क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ यार, इसको देख ले भाई। लिखा कितना सरल सा सड़ियल सा क्वेश्चन है, 180 ग्राम पानी दिया, उसमें मोल बताने पानी के। अरे तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट कितना दिया 180 ग्राम, पानी का मॉलिक्यूलर वेट पता है, मोलर मास पता है 18 ग्राम 1 मोल का, ठीक है। तो कट गया तो भैया 10 मोल प्रेजेंट है, कितने मोल प्रेजेंट है 10, तो जहां 10 दिया वहां टिक लगा देना, ठीक है। फॉर्मेलिन क्या है, ये भी बड़ा प्रचलन में है आजकल भाई, फॉर्मेलिन। देखो भैया फॉर्मेल्डिहाइड को जब पानी में डिसॉल्व करोगे ना, किसको, फॉर्मेल्डिहाइड को पानी में, तो उसका 40% सोल्यूशन जो बनेगा ना, फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस सोल्यूशन जो बनता है ना 40% वाला, वो फॉर्मेलिन होता है, ठीक है। बहुत अच्छा सोल्यूशन है, ये हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता है, ठीक। आगे आओ भाई, ग्लूकोज रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, वहां पे ऑप्शन दे भाई, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है ना, ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, नीचे होता है CH2H का होल 4 होता है, फिर क्या होता है CH2H होता है, टॉलेंस, टॉलेंस अच्छा ये है Ag2O, ये जब O दे देगा तो सिल्वर निकल जाता है, ब्लैक कलर का क्या बनेगा, सिल्वर। इसमें जो ऑप्शन दिए थे मैं वो बता रहा हूँ, इसमें नीचे ऑप्शन दिया था कॉपर और यानी क्या क्या, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, वो फेलिंग वाले में बनता है। टॉलेंस का अगर पूछेगा तो ब्लैक कलर का, काले रंग का सिल्वर बन के आएगा, बना लीजिए फटाफट से। अब भैया ये शॉर्ट नोट में भैया कितनी बार बताएं, बहुत बहुत बार रिपीट हुए हैं भाई। देखो क्या लिखा है पहला, व्हाट इज द मोनोडेंटेड लीगेंड। लीगेंड वो होते हैं जो मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। लीगेंड वो होते हैं जो मेटल को अपना लोन पेयर देते हैं, ठीक है। और होता है मोनोडेंटेड मतलब एक दंती लीगेंड क्या होते हैं, तो जो जिनके पास एक लोन पेयर होता है, जिनके पास क्या होता है एक लोन पेयर, जैसे एग्जांपल अमोनिया जो अपना एक लोन पेयर देते हैं, पानी भी एक लोन पेयर देता है, होते दो मगर देता एक है, ठीक है। Cl निगेटिव, Br निगेटिव, Cn निगेटिव, Nc निगेटिव, तो बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो लीगेंड्स पूछ रहा है मगर मोनो वाला पूछ रहा है, तो ऐसे लीगेंड्स जो किसी मेटल को केवल एक लोन पेयर देंगे, मोनोडेंटेड, ठीक है। बेमार लिखा है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, भाई फिनॉल का नाइट्रेशन करा दो भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट घटना है, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बेंजीन बना लिया, बेंजीन के ऊपर OH, भैया OH जो होता है वो एक प्रकार का एक्टिवेटर ग्रुप होता है। कौन होता है, एक्टिवेटर। अगर मैं इसका नाइट्रेशन कराऊंगा कंसंट्रेट HNO3 के साथ और कंसंट्रेट H2SO4, तो जो एक्टिवेटर ग्रुप होते हैं उसमें जो नाइट्रेशन में NO2 लगता है ना, वो आर्थो और पैरा पे लगता है, यहाँ एक साथ लग जाएगा। तो जब एक साथ लग जाएगा, तीनों जगह लगा दूंगा मैं, तो ये OH ऐसे ही रहेगा, इस जगह पे भी NO2 आ जाएगा, इस जगह पे भी NO2, यहाँ पर भी NO2। इसका नाम बड़ा फेमस है पिक्रिक एसिड, या ये नंबर 1 है, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब लिखा है रीमल टीमन रिएक्शन, ये भी भाई फिनॉल की होती है। क्या होता है, फिनॉल लेते हैं, फिनॉल ले लीजिए आप, रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ बूंदे KOH की डालेंगे, तो इसके आर्थो और पैरा पे एल्डिहाइड ग्रुप आगे चिपक जाएगा, मतलब आर्थो पे भी CHO चिपकेगा प्लस आर्थो के साथ पैरा पे भी चिपक जाएगा। तो ये जो पैरा वाला है ये तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आर्थो वाला बड़ा फेमस है, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये बनता है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं बेटा, रीमल टीमन रिएक्शन बोलते हैं, फिनॉल की होती है, क्लोरोफॉर्म और KOH देते हैं, मेन कंपाउंड सैलिसिल एल्डिहाइड। अब लिखा है विलियमसन सिंथेसिस, क्या लिखा है, विलियमसन सिंथेसिस। देखो भैया विलियमसन सिंथेसिस जो होता है वो ईथर बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सोडियम एल्कोऑक्साइड ले लो, जैसे Na+RO-, ठीक है, ये मेरे पास सोडियम एल्कोऑक्साइड है और रिएक्शन कराता हूँ RX का मतलब बोले तो क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हैलोजन खींचता है, यहाँ निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मेरे पास O- यहाँ अटैक करता है, X को बाहर कर देता है और ROR जुड़ जाता है और NaX यहाँ निकल जाता है। तो मेरे पास जो मॉलिक्यूल बन जाता है वो मेरे पास क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है। अगर आपके दोनों R सेम टाइप के हैं तो सिमेट्रिकल बन जाएगा, अगर दोनों R डिफरेंट टाइप के हैं तो क्या बन जाएगा, अनसिमेट्रिकल। बनाते जाइए फटाफट इसको वीडियो पॉज करके। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये भी बड़े शॉर्ट नोट भाई बड़े फेमस हैं। पहला बड़ा इंपॉर्टेंट क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन
केवल एल्डिहाइड और कीटोन पर लगती है, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी कोई CO ग्रुप लेंगे, मगर ध्यान रखेंगे ये या तो एल्डिहाइड का होना चाहिए या तो कीटोन का होना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन कराते हैं जिंक अमलगम के साथ, किसके साथ? जिंक को मरकरी में घोल लेते हैं, जिंक के सरफेस को एक्टिवेट करने के लिए होता है ये। और इन प्रेजेंस ऑफ 4 मोल्स ऑफ HCl, HCl के 4 मॉलिक्यूल यहाँ खर्च होते हैं, और जिस जगह पे मेरा CO ग्रुप होता है ना बेटा, उस जगह पे CH2 हो जाता है, उस जगह पे क्या हो जाता है? CH2। और एल्डिहाइड कीटोन से मेरे पास एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्केन। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर मेथिल लगा लिया और यहाँ पर मैंने H लगा लिया, तो ये मेरे पास एसिटल्डिहाइड है। क्या है? एसिटल्डिहाइड। तो वहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ मेथिल और यहाँ H, तो ये एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेन, C2H6 बन जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया। अब भैया वोल्फ केस्नर इसके बड़े भाई साहब हैं। वोल्फ केस्नर और क्लेमेंसन दोनों एक होते हैं, मतलब वोल्फ केस्नर में भी हमारे पास CO ग्रुप जो होता है वो बेटा CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वोल्फ केस्नर में भी आपसे केवल टिप्पणी लिखने के लिए पूछी है, बहुत ज़्यादा उसने ये नहीं कहा कि IIT के लिए घुस जाओ, तो मैं भी उसी हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। सर को इतना ही पता था? नहीं भाई, जानकारी तो है। अब तुम्हारे लेवल के हिसाब से अगर चले, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से चले, तो बोर्ड एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है, एक दो एग्जाम्पल लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट होता है, रिएजेंट चेंज होता है। यहाँ हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन होता है NH2 होता है, ये हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस मतलब बोले तो OH माइनस। मतलब जो रिएक्शन क्लेमेंसन की होती है, जो रिएक्शन क्लेमेंसन की होती है वही बेटा वोल्फ केस्नर की होती है, बस रिएजेंट चेंज होता है बेटा। यहाँ पर जिंक अमलगम और सांद्र Cl होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और बेस होता है। ये भी ध्यान रखिए आप कि वो अम्लीय माध्यम में होता है, ये क्षारीय माध्यम में होता है, एसिडिक और बेसिक। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन भी एल्डिहाइड कीटोन के लिए है। अगर मेरे पास कोई ऐसा एल्डिहाइड कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ऐसा एल्डिहाइड कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। जैसे मान लो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है? एसिटल्डिहाइड के पास। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिख दिया। ये तो मेरे पास क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। इसके बगल का जो कार्बन, इसका नाम अल्फा कार्बन होता है। तो जिनके पास अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा H हैं, तो एल्डोल में क्या है? कभी भी अगर आ जाए संघनन या कंडेंसेशन, मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ने वाले, ठीक है, तो मैं दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूँ, ऐसे लिखूंगा HCH2CHO। आप देखिए ये दूसरा भी मैंने एसिटल्डिहाइड का लिया है। किसका लिया है? एसिटल्डिहाइड। उसको दूंगा मैं डाइल्यूट NaOH, ठीक है, डाइल्यूट NaOH, ठीक है, और हीट कर दिया जाए अगर, ठीक है, डाइल्यूट। ध्यान रखिएगा एल्डोल में जो देना है वो डाइल्यूट NaOH ही आप देंगे, ठीक है। अब अगर ये सब आगे कहीं रिपीट हो रहे होंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, अरे भाई एक बार नहीं बहुत बार पूछे गए ये सब, ठीक है। तो होता ये है कि इसका अल्फा H यहाँ पर O पे जुड़ जाता है और ये कार्बन इस वाले कार्बन से बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो जब ये वाला H ऊपर जाएगा तो देखो क्या बन जाएगा? CH3, इस वाले C पर हो जाएगा OH, नीचे ये H लगा हुआ है, आगे हो जाएगा CH2 और सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये मॉलिक्यूल एल्डोल बन जाएगा। क्या बन जाता है? एल्डोल। एल्डोल का मतलब है इसमें 2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइड है, एक एल्कोहल है, ठीक है, इस वजह से इसको एल्डोल बोलते हैं। अगर ध्यान रखिए, अगर उसने हीट कर दिया, क्या कर दिया? हीट कर दिया, तो आप यहाँ से वाटर को निकाल देंगे, ठीक है। अगर उसने हीट नहीं करा है तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं। अगर उसने हीट कर दिया है या उसने अगर टिप्पणी लिखी है कि भाई राइट डाउन भाई अबाउट दिस, तो आपने मन से कर सकते हैं। हीट करो तो भाई आगे कर देना, हीट ना करना तो यहीं तक कर देना। हीट करने में वाटर में यहाँ से OH जाता है तो बगल से H, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, उसके बाद CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसको बोलते हैं क्रोटन एल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम बड़ा फेमस है, क्रोटन एल्डिहाइड इसको बोलते हैं। भाई हीट करना ना करना वो आपके हाथ में है, ठीक है। अगर उसने एल्डोल संघनन दे रखा है तो आपका मन है आप हीट करें, आपका मन आप हीट ना करें। अब देखिए लास्ट में जो लिखा है मेरे पास HVZ रिएक्शन है, ये भी बड़ी फेमस आजकल होती जा रही है भाई, कि भाई मेरे पास HVZ रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। पूरा नाम होता है हेल-वोलार्ड-जेनेलिस्की रिएक्शन, नाम लिख के देगा, HVZ का पूरा नाम लिख के देगा, ये है HVZ रिएक्शन, पूछी गई बार
हेल्पफुल और जिनलिस्ट की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसा लेना है जिसके पास अल्फा एच है। भाई अल्फा एच बड़ा खून पीता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एसिडिक एसिड, तो देखो एसिडिक एसिड का तो मेन ग्रुप ये हो गया, इसके बगल का कार्बन और अल्फा एच इसमें है। इसमें हम देते हैं रेड फास्फोरस देते हैं और क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं बेटा, क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। आप हेलोजन ब्रोमीन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा एच के बदले Cl लग जाएगा, तो ये हो जाता है Cl सिंगल बॉन्ड CH2COH, ये बन जाता है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। जैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा एसिटिक एसिड। क्या नाम है बेटा, एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटा, मोनो के बाद एक तो Cl चू गया है ना यहाँ पर, तो मोनोक्लोरो और आगे क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। आप अगर फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो ये सारे H के बदले क्या लग जाएगा, Cl, अगर आप फर्दर कराते हैं तो, ठीक है। बना लीजिए फटाफट इतना जल्दी से, वीडियो पॉज करके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या आ गया भैया, लिखा है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। इसको एक्सप्लेन करना है कि फिनॉल मेरे पास अम्लीय क्यों होता है, ठीक है भाई। अगर किसी कंपाउंड को तुम्हें चेक करना है कि वो एसिडिक है कि नहीं, तो आप उसमें से H+ निकाल दीजिए और उसका कॉन्जुगेट बेस मतलब संयुग्मी क्षार बना लीजिए, ठीक है। अगर वो कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस करता है मतलब स्टेबल होता है, तो वो जो कंपाउंड आप लेके चले हो ना, वो हमेशा एसिडिक होगा। देखो भाई है क्या, फिनॉल को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये फिनॉल है मेरे पास, फिनॉल बेंजीन रिंग पे होता है OH, यहाँ पर O, ये मेरे पास H। मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस H+ को निकालूंगा, ठीक है। जब मैं यहाँ से H+ निकालूंगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O को मिल जाएंगे, तो मेरे पास एक आयन बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे पास, एक फिनॉक्साइड आयन। O 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के आगे माइनस, ठीक है। तो ये जो आयन है इसका नाम होता है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। और ये बेटा बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर लेता है, ठीक है। ये बेटा क्या कर लेता है, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बना तो ये डबल टूट के यहाँ पर आ गया, तो ये डबल यहाँ डबल बॉन्ड O 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब ये आगे रेजोनेंस करता रहेगा, तो कुल मिला के फिनॉक्साइड आयन एक प्रकार का स्टेबल आयन है। अगर ये स्टेबल आयन है, इस वजह से जो फिनॉल का जो H होता है वो नेचर में अम्लीय होगा, मतलब कैसा होगा, एसिडिक होगा। इसमें ये आपको लिखना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो 3 रिएक्शनें हैं मैंने एक साथ लिख दी है, ठीक है। 3 रिएक्शनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों। एक मेरे पास दे रखा है वोल्ट्स रिएक्शन, एक दे रखा है मेरे पास वोल्ट्स फिटिक रिएक्शन, और एक मेरे पास केवल दे रखा है फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तीनों एक साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तीनों में डिफरेंस भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। पहला लिखा है वोल्ट्स रिएक्शन। ये तो बड़ा आसान सा है कि अगर मैं कोई भी एल्किल हैलाइड लेता हूँ, एलिफेटिक है ना, और सोडियम से रिएक्शन कराता हूँ, मैग्नीशियम वगैरह कुछ नहीं है, अभी यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन चल रहा है, अभी नीट IIT का नहीं चल रहा है, ठीक है। और XR है, और देता हूँ मैं ड्राई ईथर यहाँ कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो यहाँ से 2NX निकल जाएगा, मतलब ये भी एलिफेटिक पार्ट है, ये भी एलिफेटिक पार्ट है, और एक एलिफेटिक एल्केन बन जाएगा। मोस्टली सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। कैसा बनता है, सिमेट्रिकल, जैसे एथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो पहली रिएक्शन है कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो ये तो वोल्ट्स रिएक्शन है। कौन सी है, वोल्ट्स। सेकंड क्या है, वोल्ट्स के साथ फिटिक जुड़ गया। कौन जुड़ गया, फिटिक। तो फिटिक में क्या होता है, एक RX होता है प्लस Na, एक X के साथ बेंजीन होती है, मतलब एक मेरे पास एलिफेटिक का पोर्शन होता है और एक मेरे पास एरोमेटिक का पोर्शन होता है, ठीक है। दोनों एरोमेटिक, बाकी ड्राई इधर रहेगा, तो एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, फिर से 2NX निकल जाएगा, तो बेंजीन पे R बन जाएगा। बेंजीन पे क्या लग जाएगा, R। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं R के बदले यहाँ पर मेथिल कर लूँ, R के बदले क्या कर लूँ, मेथिल कर लूँ, तो टॉलुइन बन जाएगा, ठीक है ना। अब भाई फिटिक बाबू में क्या होता है, फिटिक में भैया दोनों आप लेंगे एरोमेटिक वाले, मतलब बेंजीन पे X प्लस का 2Na प्लस X पे बेंजीन। देख लो भाई दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, तो इधर भी बेंजीन, तो ऐसे आप लेंगे ड्राई ईथर में, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बेंजीन आपकी इस तरह जुड़ जाएंगी, तो बाईफेनिल बन जाएगा। 2 बेंजीन जुड़ती हैं तो बोलते हैं बाईफेनिल। बेंजीन का नाम तो फेनिल होता है ना। तो पहली वाली वोल्ट्स है, बाद वाली वोल्ट्स फिटिक है, और सबसे लास्ट वाली क्या है मेरे पास, फिटिक है। अब देखिए मेरे पास क्या लिखा है, टॉलरेंस ऑफ फेलिंग टेस्ट। सीधी सी बात है कि भैया मेरे पास टॉलरेंस ऑफ फेलिंग टेस्ट कौन देता है, मेरे पास टॉलरेंस ऑफ फेलिंग टेस्ट कौन देता है, केवल और केवल एल्डिहाइड, ठीक है। आपके पास आएगा टॉलरेंस टेस्ट क्या है, फेलिंग टेस्ट क्या है, कौन देता है, केवल एल्डिहाइड। तो अगर कोई भी मेरे पास एल्डिहाइड ले रखा है, उसमें आपने
मोस्टली सिल्वर का ऑक्साइड डाल दिया यूपी बोर्ड में, तो ऐसे चलता है, तो ये O इसको दे देगा। ये टॉलेंस रिएजेंट है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और ब्लैक कलर का सिल्वर आ जाएगा। किस कलर का सिल्वर आ जाएगा? ब्लैक कलर का। ये टॉलेंस है, ठीक है। अगर आपने कॉपर का ऑक्साइड दे रखा है तो इससे भी O जाएगा, इसमें RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस Cu2O बनेगा, ठीक है। ये फेलिंग ऑलरेडी शुरुआत में ब्लू कलर का होता है, बाद में ये रेड कलर का Cu2O देता है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो ऊपर लिखा है ये टॉलेंस टेस्ट है, जो नीचे लिखा है मेरे पास फेलिंग टेस्ट है। बनाते जाइए, समझते जाइए, बनाते जाइए। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये भैया बहुत देखने को मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी का है। मॉलिक्यूलरिटी मतलब आणविकता और ऑर्डर मतलब कोटि में डिफरेंस पूछता है, ठीक है। तो भाई आणविकता क्या होती है? जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं और अगर वो रिएक्शन एलिमेंट्री है, ठीक है, कैसी है? एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है जो एक स्टेप में हो जाए, ठीक है। तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उसकी संख्या को मैं बोलता हूँ आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अगर एक पार्टिसिपेट कर रहा है तो मैं आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी 1 बोल दूंगा। अगर 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं आणविकता को 2 बोल दूंगा। जैसे यहाँ पर 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। अब ऑर्डर क्या होता है? तो हम लोग रेट ला लिखते हैं। हर केमिकल रिएक्शन के लिए एक रेट ला होता है। जैसे मान लो इसका रेट ला बना dx/dt बराबर के, अगर उसमें लिखा है a की पावर 1 लिखा है, b की पावर 1 और c की पावर 0 लिखा है, ये रेट ला लिखा है, ठीक है। अब देखिए, जिन जिन रिएक्टेंट पर रेट डिपेंड करेगा, जिन जिन रिएक्टेंट पर रेट डिपेंड करेगा वो ऑर्डर में काउंट होगा, ठीक है। जैसे आप देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन a की पावर 1 है, मतलब a है यहाँ, मतलब a पर डिपेंड कर रहा है। b की पावर 1 है, मतलब b भी है यहाँ, b पर डिपेंड कर रहा है। मतलब c की पावर 0, c है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि c की पावर तो 0 हो गया। तो यहाँ पर जो रेट है वो a पर डिपेंड कर रहा है एक मॉलिक्यूल पर, b पर डिपेंड कर रहा है एक मॉलिक्यूल पर, तो इसका ऑर्डर हो गया सेकंड। मतलब ऑर्डर क्या हो गया? सेकंड। तो वो अभिकारक ऐसे रिएक्टेंट जो रेट को डिसाइड करते हैं, ठीक है, ऐसे रिएक्टेंट जो रेट को डिसाइड करते हैं वो मैं किस में काउंट करूंगा? कोटि में काउंट करूंगा, ऑर्डर में काउंट करूंगा, ठीक है। मगर जो मॉलिक्यूल मेरे पार्टिसिपेट करते हैं वो मैं मॉलिक्यूलरिटी में काउंट करूंगा, आणविकता में काउंट करूंगा, ठीक है। अब लिखा है मेरे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है? देखो भैया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बेंजीन लेके चलता हूँ, ये मेरे पास एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन पर और H के बदले कुछ लग जाता है, ठीक है। अगर एल्काइलेशन है तो एल्किल ग्रुप लगेगा, अगर एसाइलेशन है तो एसिल लगेगा, ठीक है। तो मैं रिएक्शन कराता हूँ इसकी एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस शुष्क AlCl3। तो बेटा इतने ग्रुप का नाम होता है एसिटिल, ठीक है, या एसिल बोलता हूं। तो यही ग्रुप जाकर के बेंजीन पे H के बदले लग जाता है और बेंजीन में H हट जाएगा, लग जाएगा C डबल बॉन्ड CH3 और ये एसिटोफिनोन बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे पास? एसिटोफिनोन बन जाता है। क्या बन गया? एसिटोफिनोन। तो ये मेरे पास एरोमेटिक कीटोन बनता है। इस घटना को बोलता हूं मैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। अब बेटा राउल्ट्स लॉ देख लेते हैं सोल्यूशन को, उसकी लिमिटेशंस भी आती हैं। राउल्ट्स लॉ क्या होता है मेरे पास? देखो भाई, जब मैं किसी सोल्यूशन में जब मैं किसी विलायक में जब कोई विलेय पदार्थ घोलता हूँ, ठीक है, मैंने विलायक ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, उसमें मैंने कोई सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया, तो होता क्या है, उसका जो वाष्पदाब होता है, मतलब जो वेपर पहले विलायक की बन रही होगी, अब वो बनना कुछ कम हो जाएगी। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS/P0 इज इक्वल टू N/N+N, ठीक है। तो ये राउल्ट का नियम होता है। इसमें ये जो वैल्यू लिखी होती है इसका नाम होता है आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, ठीक है। कितना आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन हुआ है, और ये जो होता है ये विलेय का मोल प्रभाज होता है। क्या होता है बेटा? विलेय का मोल प्रभाज। तो जो आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन है वो विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज की डायरेक्टली बराबर होता है। मतलब जितना विलेय का मोल प्रभाज होगा उतना ही वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होगा, उतना ही वाष्पदाब में अवनमन घटेगा। मतलब तो ये जो नियम है इसको मैं क्या बोलता हूँ? राउल्ट्स लॉ। बनाते ही फटाफट वीडियो पॉज करके आप। अब देखो भैया, ये क्वेश्चन आ गया भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इस तरह का क्वेश्चन भाई यूपी बोर्ड में खूब आने लगा है, ठीक है ना। तो आप उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइए। देखो भाई, होगा क्या, आपको किसी सेल का EMF निकालने के लिए कहेगा। क्या कहेगा? सेल का
विद्युत वाहक बल मतलब ई सेल निकाल दीजिए। ठीक है, मानक नहीं कहेगा, मानक तो ई नॉट वाला होता है। ठीक है, ई सेल कहेगा और इस तरह को आपका एक सेल गिवन करेगा। ठीक है, इस तरह का आपको एक सेल गिवन करेगा। जैसे यहाँ लेफ्ट में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिख रहा होगा, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और मैग्नीशियम आयनों की सांद्रता है 0.001 और कॉपर आयनों की सांद्रता है 0.0001 मोलर। ठीक है, आपको मैग्नीशियम और कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, मतलब जो मेटल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे उनके ई नॉट वाली वैल्यूज जो होंगी वो आपकी गिवन होंगी। ठीक है ना। तो अब इसके लिए पहला काम ये करेंगे कि आपको इस दिए गए सेल का, जिसमें आपके पास मैग्नीशियम आयनों की सांद्रता ये है और कॉपर आयनों की सांद्रता ये है, उसके लिए विद्युत वाहक बल निकालना है। तो पहले आप एक काम करेंगे, इनके स्टैंडर्ड की वैल्यू आप निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया इनका, अगर मैं ई नॉट निकालूं, स्टैंडर्ड कब होता है, जब अगर मैग्नीशियम 1 मोलर में होता और कॉपर भी कितना होता, 1 मोलर में, तो मैं ई नॉट निकाल लूंगा। पहले क्या निकाल लूंगा, ई नॉट। तो ई नॉट ऑफ द सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ द राइट माइनस ई नॉट ऑफ द लेफ्ट। मतलब पहले मैं क्या निकाल लूंगा, एक सिंपल सा मेरे पास छुटकू सा फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ द राइट। राइट में जो लिखा है, राइट में जो लिखा है उसका ई नॉट लगाऊंगा और लेफ्ट वाले को घटा दूंगा। बताइए राइट में क्या लिखा है, कॉपर, और कॉपर वाले का जो ई नॉट है वो ये गिवन है, कॉपर वाले का ई नॉट ये गिवन है, तो मैं यहाँ ये लगा दूंगा। तो प्लस का 0.34, फिर माइनस करूंगा, और लेफ्ट वाले में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मेरे पास है माइनस का 2.37, तो माइनस का 2.37। अब ये दोनों, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो प्लस का 0.34 प्लस 2.37, इनको जोड़ लेता हूं मैं, 2.37 और 0.34, ये 1 ये 7 यानी 2.71, ये कितना हो गया, प्लस का 2.7, यानी पूरे सेल का मैंने ई नॉट सेल निकाल लिया। क्या निकाल लिया, ई नॉट सेल निकाल लिया। पहला काम आप ये करेंगे कि अगर आपको ई सेल निकालना है तो आप पहले आप ई नॉट सेल, हो सकता है आपके न्यूमेरिकल में ई नॉट सेल गिवन हो, ठीक है, तो भी नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लगाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन। अब मेरे पास नेक्स्ट कैसे लिखेंगे, देखो भाई इसके लिए नेक्स्ट लिखना देख लीजिए। पहले आप क्या करेंगे, जो इक्वेशंस लिखी हैं इसका भी इक्वेशन बनाइए। जैसे मान लो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम इधर ऐसे था तो उधर बेटा ऐसे आएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ। अच्छा, कॉपर आयन रिड्यूस हुआ, तो पहले इधर कॉपर लिख लिया और इधर कॉपर मैंने ऐसे लिख लिया, यहाँ कॉपर का आयन, तो ये आप इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसका जो नेक्स्ट इक्वेशन पूरा फाइनली बनेगा वो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन, और लॉग लगा करके राइट में जो आयन वाली वैल्यू हो, राइट में जो आयन वाली सॉलिड वाली वैल्यू मैं नहीं लिखूंगा, कॉपर सॉलिड मैं हटा दूंगा, Mg हटा दूंगा, तो ऊपर आएगा Mg प्लस आयन का कंसंट्रेशन और नीचे किसका आएगा, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन। इसको मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब आपको ई सेल निकालना है। ई नॉट आप निकाल चुके हैं, ई नॉट आप क्या निकाल चुके हैं, प्लस का, ये मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन। अगर इस तरह की कोई कंबाइन समीकरण आता है तो कैसे लिखते हैं, देखो जरा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05 अपॉन एन। एन क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ भाई Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, और लॉग के अंदर क्या करना है, Mg आयन की सांद्रता कितनी है इस सेल की, तो 0.001 अपॉन में 0.0001। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आपका इस तरह का सेल की वैल्यू आ जाएगी। बनाइए फटाफट इसको, वीडियो पॉज करके। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। देखो भैया ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में डिफरेंस बताना। ठीक है, तो मैं जरा सिंपल सा दोनों के स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, ग्लूकोज में होता है CHO, उसके बाद होता है CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये मेरे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मैं ड्रा करूंगा बगल में फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर। तो पहले उसमें ऊपर होता है CH2OH, उसके बाद होता है C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CHOH का होल ट्राइस, फिर नीचे होता है CH2OH। अगर आप दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, कौन सा ग्रुप आ रहा है, एल्डिहाइड, और फ्रैक्टोज में कौन सा ग्रुप आ रहा है, कीटोन ग्रुप आ रहा है। ठीक है, पहला डिफरेंस तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, आप
अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डिफरेंस नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला होता है C6H12O6, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें एल्डिहाइड है, ग्लूकोज वाले में एल्डिहाइड है, और फ्रक्टोज वाले में क्या है, कीटोन। दूसरा डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से हो जाती है और इसका ब्राउन कलर डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। मगर फ्रक्टोज जो होता है, ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करता भाई। कीटोन ग्रुप, इसमें एल्डिहाइड है जो एक वीक ऑक्सीकारक से भी, यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। अगर जो कीटोन होता है वो, यानी कि दो डिफरेंस सफिशिएंट है लिखने के लिए कि भाई यहाँ पर ये ब्रोमीन वाटर रिएक्शन करेगा और ये नहीं करेगा। अब देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई मेरे पास जो स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम वो एक संक्रमण धातु होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, मगर जिंक नहीं होता है, ठीक है। मतलब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, मेरे पास जो स्कैंडियम है वो तो मेरे पास ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब संक्रमण धातु है, मगर जिंक भैया नहीं है। तो मैं बता दूं, अगर आप किसी डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचें और उसमें आपको डी ऑर्बिटल खाली मिल जाए, क्या मिल जाए, खाली, मतलब D1 मिल जाए, D2, भाई डी में भरे का मतलब होता है D10, क्या हो जाता है, D10। तो जिसमें जिसमें डी पूर्णतया भरा होगा, ठीक है ना, जिसमें जिसमें डी पूर्णतया भरा होगा वो संक्रमण धातु में काउंट नहीं होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं स्कैंडियम का 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर देता हूं। तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, देखिए 3d1 आ गया, क्या आ गया, 3d1। तो ये तो अच्छा खासा खाली है, तो जो खाली है वो संक्रमण धातु में काउंट होगा। जब मैं जिंक 30 का ड्रा करूंगा तो लास्ट में D10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, D10, पूरा भर गया भैया मेरे, पूरा भर गया। तो जो पूरा भर जाएगा वो संक्रमण धातु में काउंट नहीं होगा, ठीक है। जिंक होता है, कैडमियम हो गया और मरकरी, ये तीनों संक्रमण एक ही ग्रुप के होते हैं ना, तो जिंक के नीचे कैडमियम, मरकरी, ये संक्रमण धातु में काउंट नहीं होते हैं, ठीक। अब आप देखिए एक कन्वर्जन दे रखा है, कह रहा है ये एक नाइट्रो ग्रुप है, पहचानना हम क्या दें, जो एमीन बन जाए, और एमीन को क्या दें, जो अल्कोहल बन जाए। तो भैया एक बड़ा फेमस कन्वर्जन है कि NO2 को अगर भेजना है NH2 में तो मैं मेटल प्लस HCl देता हूँ, SN प्लस HCl, SN प्लस 2HCl। तो ये टोटल 6H लेता है, कितने H लेता है बेटा, 6H लेता है, और 6H लेकर के जहाँ का भी NO2 होगा वो हमेशा NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मेरे पास कोई एमीन दे रखा है, उसको बनाना है अल्कोहल, तो मैं एमीन को देता हूँ नाइट्रस एसिड। अगर आप इंटर यूपी बोर्ड के लिए हैं तो आपके लिए ऐसे सफिशिएंट, नाइट्रस हम ऐसे देते हैं HON डबल बॉन्ड O, ऐसे ब्रेक कर दीजिए आप। तो ये भाई मैकेनिज्म मेरे को नहीं बतानी है अभी, सिंपल सा, अगर एमीन को बदलना है OH में, केवल मेथिल एमीन इसमें कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये एथिल अल्कोहल बन जाएगा, C2H5OH हो जाएगा, और मेरे पास N2 गैस निकल जाएगी प्लस वाटर निकल जाएगा। तो जो A है, A के बदले तो आप लिखेंगे SN प्लस 2HCl, Fe प्लस 2HCl कर सकते हैं यहाँ पर, और 6H लिखेंगे, और B के बदले लिखेंगे नाइट्रस एसिड HNO2। तो ये कन्वर्जन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बना लीजिए फटाफट जल्दी से। अब देखो भैया, आपके पेपर में ग्रिग्नॉर्ड को लेकर के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ग्रिग्नॉर्ड बता दूं, जो ग्रिग्नॉर्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है RMgX, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप R बदल सकते हैं, X बदल सकते हैं, R एल्किल है, X हेलोजन, Mg नहीं बदल सकते। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं CH3MgCl लिख सकते हैं, आप C2H5MgBr लिख सकते हैं, ठीक है। बनता कैसे है, कोई भी RX ले लीजिए, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लीजिए और मैग्नीशियम दे दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई ईथर। तो Mg बीच में लग जाएगा और बन जाएगा RMgX। इसके बारे में जरा समझ लीजिए, जो R होता है इस पे निगेटिव चार्ज होता है, Mg पे होता है डबल प्लस, X पे होता है निगेटिव, मतलब इसका जो R माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है प्लस बेस भी होता है, ठीक है। इसका जो R माइनस होता है वो न्यूक्लियोफाइल भी प्लस बेस भी। एक दो रिएक्शन देख लीजिए, ठीक है। जैसे पहली रिएक्शन, कोई भी कंपाउंड जिसके पास एसिडिक H हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड जिसके पास कौन सा H हो, एसिडिक H हो, अगर आप उसको ग्रिग्नॉर्ड देंगे, जैसे पानी ले लीजिए, पानी में H लगा है O पे, तो एसिडिक H मानेंगे, तो RMgX, आपका ये जो H है R साथ चला जाएगा, RH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्केन। आप एल्कोहल ले लीजिए, C2H5OH कर दिया भाई, H O पे लगा है,
MgX, और जब आप देंगे तो ये H निकाल लेगा तो क्या बन जाएगा RH, फिर से मेरा क्या बन जाएगा एल्केन। मतलब कोई कंपाउंड, आप अमोनिया ले लीजिए, अमोनिया में H कहाँ लगे, N पे लगे तो भी निकाल लेगा। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर जिसके पास एसिडिक H है उसमें आपने ग्रेनॉल्ट दिया तो वो मेरे पास बन के आ जाएगा एल्केन बन के आ जाएगा। एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं ग्रेनॉल्ट की रिएक्शन किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से कराऊं, ठीक है, अगर मैं ग्रेनॉल्ट की रिएक्शन कराता हूं एल्डिहाइड या कीटोन से तो मोस्टली मेरे पास बनता है एल्कोहल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये लिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। अब मैं इसको देता हूँ ग्रेनॉल्ट रिएजेंट CH3 MgCl। बच्चा क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज़्यादा होता है, O इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जब O खींचेगा तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये माइनस वाला पार्ट यहाँ अटैक कर देगा, Mg ऊपर अटैक कर देगा तो ये बन जाएगा HCO पे जुड़ जाएगा MgCl, नीचे H लगा है ये CH3, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इसमें मैं डालता हूँ वाटर, क्या डालता हूँ वाटर डाल देता हूँ तो ये यहाँ से ब्रेक हो करके इसका H यहाँ लग जाता है तो H C पे हो जाता है OH, इधर CH3 नीचे H, एक प्रकार का एल्कोहल बनेगा। आप यही रिएक्शन आप एसिटल्डिहाइड पे कराइए। अभी देखिए यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड तो प्राइमरी अल्कोहल बन गया, कौन सा अल्कोहल बन गया 1 डिग्री। अगर आप एसिटल्डिहाइड लेंगे तो बन जाएगा 2 डिग्री, अगर आप एसीटोन लेंगे तो क्या बन जाएगा 3rd डिग्री। तो ये मेरे पास ग्रिग्नॉल्ड रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। अब इसी तरह से एक मेरे पास नेक्स्ट आता है मेरे पास कोल्बे रिएक्शन, ये भी भाई कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास कौन सा आ गया कोल्बे रिएक्शन। भाई मेरे पास कोल्बे रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पेपर में कई बार रिपीट भई है। बस इतना ध्यान रखना है कि हम लोग जो रीमन टीमन रिएक्शन कराते थे वो हम लोग बेटा फिनॉल पे कराते थे, मगर कोल्बे रिएक्शन में पहले आपको फिनॉल में NaOH दे देना है। तो अभी मैंने बताया था फिनॉल एसिडिक है, फिनॉल अम्लीय होता है, तो अम्ल प्लस क्षार, एसिड प्लस बेस क्या बन जाएगा सॉल्ट। तो पहले आपको इसका लवण यानी सॉल्ट बना लेना है और इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, ये माइनस ये प्लस। ये सोडियम फिनॉक्साइड का जो मॉलिक्यूल है यही मेरा कोल्बे रिएक्शन देता है। अब क्या होती है कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस, 5 to 6 atm प्रेशर, बाद में जलपघटन कराते हैं, मतलब पानी डालते हैं बाद में। पानी डालने के बाद फाइनली ये फिर से OH हो जाता है और जो CO2 ग्रुप है वो जाके आर्थो पे लगता तो है मगर H के साथ, मतलब ये ऐसे रहेगा OH और यहाँ पर हो जाता है COOH। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ CO2 लग गया है मगर हाइड्रोजन भी लगा है साथ में। जो रीमन टीमन रिएक्शन थी मेरे पास उसमें बगल में CHO लगा था तो उसका नाम था सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये जो मेरे पास होता है वो होता है सैलिसिलिक एसिड। जब OH के बगल में CHO होता है तो उसका नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड और जब OH के बगल में होता है COH तो उसका नाम बेटा होता है सैलिसिलिक एसिड। तो ये मेरे पास कोल्बे रिएक्शन भी हो गई जो एग्जाम में कई बार आई है। अब ये जो लास्ट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ रोज़नवुड, मैं इस लेक्चर को लेके आया हूँ केवल इसलिए कि मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। बस इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हीं को ही बस पढ़ के चले जाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो सिलेबस पढ़ाया गया है वो पूरा रिवाइज करके जाना है। बस फ़र्क इतना है कि जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कई बार रिपीटेड हैं, इन पर ध्यान ज़्यादा देना है, इन पर ध्यान ज़्यादा देना है। कुछ बच्चे क्या समझ रहे होंगे इन्हीं पर ही ध्यान देना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा नहीं कहा कि आप यही पढ़ के जाएंगे इन्हीं पर ही ध्यान देना है। नहीं नहीं,
इन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा देख के जाना है। जो रेसने मैंने बताएंगे इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाना है, जो नहीं बताई वो भी करके जानी है। भाई मैं कितना बड़ा वीडियो बना दूँ, जो क्वेश्चंस मेरे को लगे कई बार रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं, उनका मैंने लेक्चर बना दिया। हो सकता है कुछ लोगों को उन रिएक्शंस में कुछ डाउट हो तो उससे क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इस पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया है। पेपर में क्या आने वाला है वो मेरे को नहीं पता, मगर हाँ ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावनाएं होती हैं। तो सिलेबस तो आप पूरा पढ़ के जाने वाले हैं। ठीक, बस इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से ठीक से रिवाइज करके जाइएगा। बाकी मैंने कभी नहीं कहा कि यही पेपर आएगा ना, वो कोई कैसे कह सकता है कि यही पेपर आएगा। बस इन क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंस देखी मैंने, ये कई बार रिपीट देखे तो मैंने बता दिया। अब आता है मेरे पास रोजनमुंड रिडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग लेके चलते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है बेटा? RCOCl। सिंपल सी बात है, एसिड का OH हटा दो, क्लोरीन लगा दो, एसिड क्लोराइड बन गया। इसको हाइड्रोजन गैस देनी है, हाइड्रोजन गैस देनी है, मगर कुछ कैटलिस्ट रखना है, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और बॉयल जाइलिन। बेटा यहाँ पर पैलेडियम जो है वो तो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, मगर जो बेरियम सल्फेट है वो किसी रिएक्शन को रोकने में लगा होता है। होता ये है कि इसका एक हाइड्रोजन यहाँ जाके चिपक जाता है, तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? एल्डिहाइड, और HCl निकल जाता है। अब चूंकि एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो सकता है और उससे बन सकता है अल्कोहल, मगर बेरियम सल्फेट जो है वो इसके फर्दर रिडक्शन को रोकता है, नहीं होने देता। रिएक्शन केवल कहाँ स्टॉप हो जाती है? एल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। और ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन में केवल क्या बनता है? एल्डिहाइड। और उम्मीद है आपको ये रोजनमुंड रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ठीक, एसिड क्लोराइड H2PDBSO4 ये सॉल्वेंट है, उबलता हुआ विलायक है, इसमें डाल देना है और कुल मिला के एल्डिहाइड आपको गेन कर लेना है। ठीक, अब मेरे पास जितने भी मेरे लग रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं वो मैंने बता दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, खुद भी देखिए और लोगों को भी देखने दीजिए। थैंक यू।